हमारी आज की कहानी है हमारी बहू वृंदा। अरे देखो देखो, दुल्हन आ गई, नई बहू आ गई। कार घर के दरवाजे पर रुकते ही शोर सा मच गया। बिरजू की माँ, जल्दी आओ, बहू का स्वागत करो। शांति दादी ने आवाज़ लगाई। अरे भाई, गीत तो गाओ। बिरजू की माँ विमला देवी ने बेटे बहू की अगवानी की। बिरजू जैसे ही आगे बढ़ने लगा कि घर का दरवाज़ा उसकी बहन बिट्टी ने रोक लिया। अरे भैया, आज भी क्या ऐसे ही अंदर चले जाओगे? पहले मेरा नेक दो, एक चवन्नी से काम चल जाएगा। बिरजू ने बिट्टी को छेड़ा। भाई बहन की नोकझोंक शुरू हो गई। सब औरतें भी बिट्टी की तरफदारी कर रही थी। वृंदा ने धीरे से नज़र उठाकर ससुराल के मकान का जायजा लिया। पुराने तरीके का मकान था। वृंदा ने देखा, ऊपर की मंजिल पर कोने में खड़ी एक औरत और उसके साथ खड़े दो बच्चे हसरत भरी निगाह से उसको ही देख रहे हैं। आंख मिलते ही बड़े लड़के ने मुस्कुरा दिया। वह औरत भी जैसे कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन जबरन अपने आप को रोक रखा था। तभी छोटी बच्ची ने कुछ कहा कि वह अपने दोनों बच्चों को लेकर अंदर चली गई। तभी बिट्टी ने कहा, अरे भाभी, अंदर चलो। भैया को जितनी जल्दी लग रही है, आप उतनी ही देर लगा रही हैं। वृंदा बिरजू के पीछे पीछे घर में प्रवेश कर गई। करीब 15 दिन बीत गए थे वृंदा को इस घर में आए हुए। वृंदा ने आते जाते कई बार उस औरत को देखा, जो देखते ही मुस्कुरा देती, पर बात कुछ नहीं करती थी। कभी वृंदा बात करने की कोशिश करती तो वह जल्दी जल्दी हाँ ना में जवाब देकर या हंसकर टाल जाती। वृंदा की समझ में नहीं आया कि आखिर बात क्या है, यह महिला है कौन। लेकिन धीरे धीरे टुकड़ों टुकड़ों में उसे जानकारी मिली कि वह औरत उसके पति बिरजू की चाची है। लेकिन जायदाद के झगड़े को लेकर उनमें अब कोई संबंध नहीं है। जायदाद का बंटवारा देखकर वृंदा को लगा कि उसके ससुर के हिस्से में एक कमरा अधिक ही है। फिर क्या चाची जी इस कारण शादी में शामिल नहीं हुई, या उसके ससुर सास ससुर ने उनको शादी में निमंत्रण ही नहीं दिया? पता नहीं कौन कितना गलत है, उसने सोचा। एक दिन वृंदा जब अपनी सास विमला देवी के पास फुर्सत में बैठी हुई थी, तो उन्होंने पुरानी बातें बताते हुए कहा, तुम्हें पता है, मैं इसी तरह चाव से एक दिन सरला को अपनी देवरानी नहीं बल्कि बहू बनाकर लाई थी। मेरी सास तो बिस्तर से ही नहीं उठ पाती थी। वे तो जैसे अपने छोटे बेटे की शादी देखने के लिए ही जिंदा थी। शादी के बाद सिर्फ 1 माह ही तो निकाल पाई। मैंने सास की तरह ही इसे प्यार दिया, और देवर वेद को मैंने अपने बेटे की तरह ही तो पाला है। तुम्हारे पति बिरजू और वेद में सिर्फ 6 साल का ही तो अंतर है। उसकी पढ़ाई लिखाई, काम धंधा, शादी ब्याह आदि सब कुछ मेरे प्रयासों से ही तो हुआ है। फिर बेटे जैसा ही तो हुआ। विमला ने वृंदा की ओर समर्थन की आशा में देखते हुए कहा, हाँ बिल्कुल माँ जी। सास का समर्थन करते हुए वृंदा ने आगे उत्सुकता दिखाई। वैसे शुरू में तो सरला ने भी मुझे सास के बराबर आदर सम्मान दिया, और वेद ने तो कभी मुझे किसी बात का पलटकर जवाब नहीं दिया। वे जैसे अतीत को अपनी आंखों के सामने देखने लगी। लेकिन बुरा हो इन अड़ोस पड़ोस वालियों का, किसी का बनता घर किसी से नहीं देखा जाता है ना। और यह नादान सरला भी उनकी बातों में आकर बंटवारे की मांग कर बैठी। विमला देवी ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या बात हुई थी? वृंदा उत्सुकता दबा न पाई। वेद की शादी के बाद 3 साल तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन पता नहीं लोगों ने इसके मन में क्या क्या भर दिया कि धीरे धीरे इसने घर के कामकाज से हाथ खींचना शुरू कर दिया। हर बात में हमारी उपेक्षा करने लगी। फिर एक दिन वेद ने तुम्हारे ससुर से कहा, भैया मैं सोचता हूँ
कि अब माँ और पिताजी तो रहे नहीं, हमें मकान का बंटवारा कर लेना चाहिए, जिससे हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो रद्दोबदल करवाना चाहे करवा कर अपने अपने तरीके से रह सकें। तेरे ससुर ने कहा, यह आज तुझे क्या सूझी? तुझे कोई कमी है क्या? नहीं भैया, यह बात नहीं, लेकिन बंटवारा आज नहीं तो कल होगा ही। सभी का होता है आया है, अभी कर लेंगे तो आप भी निश्चिंत होकर बिरजू और बलराम के लिए कमरे तैयार करवा पाएंगे। मैं अपना गोदाम और दफ्तर भी यहीं बनवाना चाहता हूँ, इसलिए यदि ढंग से हिस्सा हो जाए तो अच्छा। शायद तू बिरजू और बलराम को अपने से अलग मानता है, लेकिन मैं तो नहीं मानता। मैं तो तुम तीनों का बराबर बंटवारा करूँगा, और वह भी अभी नहीं। यह आप अन्याय कर रहे हैं भैया। वेद की आंखें भर आई और वह चला गया। बाद में काफ़ी देर तक उनके कमरे से जोर जोर से बहस की आवाज़ें आती रही। खैर, कुछ दिन बीते और फिर वही बात उठने लगी। सरला बात बात में कुछ कह देती, कामकाज में भी बराबरी करती। घर में तनाव रहने लगा। बात मर्दों की बैठक से निकलकर औरतों में आ गई। घर में चैन से खाना पीना मुश्किल होने लगा तो मोहल्ले और रिश्ते के 5 बुजुर्गों को बैठाकर फैसला करवाने की सोची। वेद कहता कि मुझे आधा हिस्सा दो। हम कहते कि हमने तुम्हें बेटे की तरह पाला है, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह सभी किया। हम 3 हिस्से करेंगे, लेकिन जब बंटवारा हो गया तो इस तरह संबंध में रखने की क्या तुक है? वृंदा ने पूछ ही लिया। रोज रोज की किटकिट से मन खट्टा हो गया था हमारा, इसलिए जब बंटवारा हो गया तो हमने तय कर लिया कि उनसे किसी तरह का संबंध नहीं रखेंगे। विमला ने बात साफ करते हुए कहा, लेकिन शादी ब्याह जन्म मृत्यु में आना जाना भी अब यह उनकी मर्जी। अच्छा बताओ, तुम्हारी शादी में कामकाज के बाबत पूछना, शामिल होना क्या उनका कर्तव्य नहीं था? लेकिन वेद तो शादी के 3 दिन पहले अपने धंधे के सिलसिले में बाहर चला गया था, जैसे उसके बिना काम ही नहीं चलेगा। विमला ने अपने मन की भड़ास निकाली। आपने उनसे आने को कहा तो होगा ना? अच्छा, विमला ने मुंह बिचकाया। जिसे मैं घर में लाई उसे न्योता देने जाऊंगी? कल बलराम की शादी में तुमको न्योता दूंगी, तब तुम आओगी। वृंदा को लगा अब पुरानी बातों पर आया गुस्सा कहीं उस पर ही न निकले। वह धीरे से बोली, माँ जी, मैं चाय का इंतजाम करती हूँ। वृंदा सोचने लगी कि कभी चाची से बात करके ही सच का पता चलेगा। उसने चाची व उनके बच्चों से संपर्क बढ़ाना शुरू किया। जब भी उनको देखती 1-2 मिनट बात कर लेती। एक दिन तो सरला ने कहा भी, तुम हमसे बात करती हो, भैया भाभी कहीं नाराज हो गए तो? आप भी कैसी बात करती हैं? वे भला क्यों नाराज होंगे? वृंदा ने हंसते हुए कहा। अब वृंदा ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि एक दूसरे के मन पर जमा मैल हटाना है। इसलिए एक दिन सास से बोली, चाची जी कह रही थी कि आप कढ़ी बहुत अच्छी बनाती हैं, कभी मुझे भी खिलाइए ना। इसी तरह वृंदा सरला से बात करती तो कहती, माँ जी कह रही थी कि आप भरवा बैंगन बहुत बढ़िया बनाती हैं। कहने की ज़रूरत नहीं कि ये बातें वह किसी और के मुंह से सुनती, पर सास को कहती तो चाची का नाम बताती और चाची से कहती तो सास का नाम बताती। वह जानती थी कि अपनी प्रशंसा किसे अच्छी नहीं लगती, फिर अगर वह अपने दुश्मन के मुंह से हो तो दुश्मनी भी कम हो जाती है। इस तरह बातों के जरिए वृंदा एक दूसरे के मन में बैठी गलतफहमी
और वैमनस्य को दूर करने लगी। एक दिन तो उसको लगा कि उसने गढ़ जीत लिया। हुआ क्या कि वृंदा के नाम की एक चिट्ठी खुशी लेकर आई और गैलरी से उसने आवाज़ लगाई, भाभी जी। वृंदा उस समय रसोई में थी। वहीं से बोली, क्या बात है? आपकी चिट्ठी है। वृंदा जैसे ही बाहर आने लगी, खुशी गैलरी से चिट्ठी फेंक कर भाग गई। जब उसकी सास ने यह देखा तो बरबस पुकार बैठी, खुशी अंदर तो आ। तब वृंदा को आशा की किरण ही नजर नहीं आई। उसे विश्वास हो गया कि अब दिल्ली दूर नहीं है। तभी विमला को बेटी के रिश्ते की बातचीत के सिलसिले में पति और बेटी के साथ एक हफ्ते के लिए बनारस जाना था। इधर वृंदा को दिन चढ़े हुए थे, इसलिए उन्हें चिंता थी कि क्या करें। पहला बच्चा है, घर में कोई बुजुर्ग औरत होनी ही चाहिए। आखिरकार वृंदा को सब तरह की हिदायतें देकर वह रवाना हो गई। 3-4 दिन आराम से निकले। एक दिन दोपहर के समय घर में बिरजू और बलराम घर पर नहीं थे। ऐसे में वृंदा परेशान सी सरला के पास आई। उसकी ऐसी हालत देखकर सरला को कुछ खटका हुआ। क्या बात है? ठीक तो हो बहू? पता नहीं चाची जी, बड़ी बेचैनी हो रही है, सिर भी घूम रहा है। बड़ी मुश्किल से वृंदा बोली, बेटा तुम लेट जाओ तुरंत, बिल्कुल आराम से। कहती हुई सरला पति वेद को बुलाने चली गई। सरला और वेद उसे अस्पताल ले गए और भर्ती करा दिया। फिर बिरजू के दफ्तर सूचना भेजी। बिरजू ने आते ही पूछा, क्या बात है? वह बदहवास सा हो रहा था, शायद चिंता से। रक्तचाप बहुत बढ़ गया है, सरला ने जवाब दिया। मैं इसके पीहर से किसी को बुला लेता हूँ, आपको बहुत तकलीफ होगी, बिरजू ने कहा। ऐसा है बेटे, तकलीफ के दिन तो हैं, तो तकलीफ तो होगी ही, घबराने की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। वेद ने बिरजू के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बाकी जैसा तुम उचित समझो। वैसे डॉक्टर ने क्या कहा है? बिरजू ने चाचा से पूछा। रक्तचाप बढ़ गया था, पर अब सामान्य हो रहा है, कोई विशेष बात नहीं है। वृंदा को 2 दिन अस्पताल में रहना पड़ा, फिर छुट्टी मिल गई, पर डॉक्टर ने आराम करने की सख्त हिदायत दे दी। घर आने पर सारा काम सरला ने संभाल लिया। वृंदा इस बीच सरला का व्यवहार देखकर सोच रही थी कि गलती कहाँ है। सरला चाची कभी भी उसके सास ससुर के लिए कोई टिप्पणी नहीं करती थी, लेकिन एक दिन वृंदा ने बातों बातों में सरला को उकसा ही दिया। उन्होंने बताया, मैंने बंटवारा कराया, यह सब कहते हैं, लेकिन क्या गलत कराया? माना उम्र में जीजी और जेठ जी बड़े हैं, मेरे सास ससुर के समान हैं, इनको पढ़ाया लिखाया भी है, लेकिन सास ससुर तो नहीं है ना। यदि ऐसा ही होता तो क्या तुम्हारी शादी में हम इतने बेगाने समझे जाते? फिर यदि मैं लड़ाकी ही होती तो क्या बंटवारे के समय लड़ती नहीं? सब यही कहते हैं कि मैंने तनाव पैदा किया, पर मैंने यह तो नहीं कहा कि संबंध ही तोड़ दो, एक दूसरे के दुश्मन ही बन जाओ। अपने अपने परिवार में हम आराम से रहें, एक दूसरे के काम आए। लेकिन जीजी और जेठ जी तो उस दिन के बाद से आज तक हमसे क्या, इस बच्चों से भी नहीं दुश्मनी बांध ली, बात तक नहीं करी। यदि वे किसी बात पर बिरजू से नाराज हो जाएं, तो क्या बलराम की शादी में तुम्हें बुलाएंगे नहीं? ऐसे बेगानों जैसा व्यवहार करेंगे क्या? बस यही फर्क होता है अपने और बेगाने में, और होता आया भी है। उसके लिए मैं किसी को दोष नहीं देती। खैर छोड़ो इस बात को, जो होना था सो हो गया। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि दोनों परिवारों में सदा मधुर संबंध बने रहे। माँ जी भी यही कहती है, वृंदा ने अपने पन से कहा। सच?
सरला चाची ने आश्चर्य प्रकट किया। हाँ चाची, फिर वे हमसे गैरों जैसा व्यवहार क्यों करती हैं? वे बड़ी है न, अपना बड़प्पन बनाए रखना चाहती है। आप जानती ही हैं, वे उस दौर की हैं कि टूट जाएंगी पर झुक नहीं सकती। वृंदा की बात सुनकर सरला कुछ सोचने लगी। शाम तक विमला, बिट्टी और हरिप्रसाद जी आ गए। आकर जब देखा कि वृंदा बिस्तर पर पड़ी है तो विमला के तो हाथ पांव फूल गए। विमला ने सहमे स्वर में पूछा, क्या हो गया बहू? कुछ नहीं माँ जी, अब तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर चाची जी मुझे बिस्तर से उठने ही नहीं देती हैं। वृंदा ने कहा, ठीक है बहू, तुम आराम करो, अब मैं सब संभाल लूँगी। विमला ने वृंदा की बात अनसुनी करते हुए अपने सफ़र की बातें बतानी शुरू कर दी। तभी सरला ने कहा, जीजी आप थक कर आए हैं, शाम का खाना मैं ही बना दूँगी। रोज़ खाना कौन बनाती थी? विमला ने जानना चाहा। चाची जी ने ही सब संभाल रखा था, अभी तक तो बिरजू ने बताया। अस्पताल में भी यही रही भाभी के पास। एक मिनट भी भाभी जी को अकेला नहीं छोड़ा। बलराम ने बात आगे बढ़ाई, तो फिर अब क्या पूछ रही हो? हरिप्रसाद ने विमला की ओर सहमति मुद्रा में देखते हुए कहा। हाँ और क्या, हम क्या पराए हैं जो अब हमको खाना नहीं खिलाओगी? विमला ने सरला की ओर देखकर कहा। जी अच्छा जीजी। सरला जाने लगी। हरिप्रसाद और विमला ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर हरिप्रसाद ने कहा, अपना तो आखिर अपना ही होता है। हम ये बात भूल गए थे। तभी सरला कुछ पूछने आई तो विमला ने कहा, हमें माफ करना बहू। नाना जीजी, आप बड़ी हैं, कैसी बात करती हैं? आप माफी मांगेंगी? तेरी जेठानी सही कह रही है बहू, बड़े भी कभी कभी गलती करते हैं। हरिप्रसाद जी बोले। तो वृंदा के होठों पर मुस्कान खिल गई। इस प्रकार वृंदा के प्रयास से जो अपने रूठ कर अलग हो गए थे, वो फिर मिलकर एक हो गए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और कहानी को लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। राधे राधे दोस्तों।